Hello students, welcome to SR Biology online classes. My name is संपत राज नागर। कल से स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 और उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। इंट्रोडक्शन में केवल ऐसा देखा था कि भाई किस प्रकार से एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ, ऐसा अपन ने देखा था। तो आज देख रहे हैं कि जो चैप्टर नंबर 2 है उसका मेन स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। तो चैप्टर नंबर 2 का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अपन देखें तो फ्लावरिंग प्लांट का पहले अपन डायग्राम बनाएंगे कि जो फ्लावर बनता है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो फ्लावर रहेगा तो फ्लावर हमेशा किसी शाखा से या किसी ब्रांच से निकलेगा या स्टेम से निकलेगा। ध्यान में रखना कि हमेशा फ्लावर किसी ब्रांच से, किसी पुष्पीय शाखा से निकलेगा और उस शाखा से जहाँ से निकलेगा, जहाँ उसका डंठल पाया जाएगा, जहाँ से जुड़ा रहेगा, उसे बोला जाता है पर्व संधि या मुख्य अक्ष। अब पर्व संधि से ऊपर जो डंठल नुमा संरचना पाई जाती है उस डंठल नुमा संरचना को पुष्पवृंत कहा जाता है। जो पुष्पवृंत होता है उस पर जो शाखा के पास में पाए जाने वाली पत्ती के समान जो संरचनाएं पाई जाती है, पत्ती के समान जो संरचनाएं पाई जाती है उनको सहपत्र कहा जाता है। और पत्ती के जो सहपत्र के ऊपर भी कुछ पत्ती के समान संरचनाएं पाई जाती जो संख्या में 1 या 2 हो सकती है, जिन्हें सहपत्रिका कहते हैं। जो डंठल नुमा संरचना है, व्रंत नुमा संरचना है, जिसे पुष्पवृंत कह रहे हैं। ये पुष्पवृंत ऊपर की ओर फूली हुई संरचना में जाकर के खुलता है या इसके ऊपर फूली हुई संरचना पाई जाती है। इसके ऊपर फूली हुई संरचना पाई जाती है। इस फूली हुई संरचना को पुष्पासन कहा जाता है। फूली हुई संरचना को क्या बोला जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। और इस पुष्पासन पर पुष्प के विभिन्न अंग पाए जाते हैं, पुष्प के विभिन्न भाग पाए जाते हैं। पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, जिसे अपन बोल रहे हैं बाह्य दल, ये वाले भाग और ये वाले भाग। जो बाह्य दल होता है वो हमेशा सिंगल है। यदि बाह्य दल का ग्रुप बन जाए तो वो कहलाता है बाह्य दल पुंज, और दल का ग्रुप बन जाए, दल के बहुत सारे, भाई ध्यान में रखना इनकी संख्या एक नहीं होती, संख्या में ज़्यादा होती है। ये 4 से 5 या 6 7 ऐसे संख्या में ज़्यादा हो सकते हैं। ये दल बहुत सारे 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। तो बाह्य दल होते ना समूह के रूप में पाए जाएंगे तो उनको अपन क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज कहा जाता है। और दल जो होता है उसका दल का ग्रुप क्या कहलाएगा? दल पुंज कहलाएगा। और आगे देखते हैं बाह्य दल को सेपल, इसका ग्रुप कैलिक्स, पेटल का ग्रुप कोरोला कहलाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाह्य दल पुंज के बाद आंतरिक भाग के रूप में पाया जाता है पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसर में 3 भाग पाए जाते हैं, परागकोश, योजी और पूतंतु पाए जाते हैं। ध्यान में रखना, जो दल होता है, दल के आंतरिक जो भाग पाया जाता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। जो पुंकेसर होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पूतंतु जो एक तंतुनुमा संरचना होती है जो पुष्पासन से जुड़ी होती है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है? परागकोश पाया जाता है। परागकोश के बीच में जोड़ने वाली संरचना क्या पाई जाती है? योजी पाए जाते हैं। परागकोश, योजी, पूतंतु, ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ध्यान में रखना, परागकोश, योजी, पूतंतु, ये तीनों मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं। पुंकेसर का सिंगल एक पुंकेसर नहीं पाया जाता है, एक पुष्प में अनेक पुंकेसर पाए जाते हैं। इन पुंकेसरों का ग्रुप क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है, एंड्रोइसियम कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाएगा। और इस एंड्रोसियम एक प्रकार का नर जननांग पार्ट होता है, नर जननांग होता है। इस प्रकार से मादा जननांग कौन होता है? जायांग होता है। मादा जननांग क्या होता है? जायांग होता है। इसी प्रकार से क्या होता है? जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर का अंदर वाला जो पार्ट होता है, सबसे आंतरिक जो पार्ट होता है
वो क्या कहलाता है, पूरा स्त्री केसर कहलाता है। वर्तिकाग्र स्त्री केसर कहलाता है, वह अंडक कहलाता है, मतलब पिस्टिल और कार्पल कहलाता है। आगे अपन देखते हैं कि जो पिस्टिल होती है, जो कार्पल होती है, वो 3 पार्ट से बनी होती है, जिसमें स्टिग्मा आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, ओवेरी आ जाएगा। मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र जो होता है वो स्वतंत्र सिरा होता है। क्या होता है, जो वर्तिकाग्र होता है वो स्त्री केसर का स्वतंत्र सिरा होता है, जो पराग कणों को, पोलन ग्रेन को ग्रहण करने का काम करता है। और ध्यान में रखना, वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में एक ट्यूब लाइक, एक नलिका संरचना, नलिका समान संरचना पाई जाती है, जिसे वर्तिका कहा जाता है। और वर्तिका के नीचे एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, एक फूली हुई बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे अंडाशय कहा जाता है। और इस अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, जो बाद में बीज में परिवर्तित होते हैं, सीड में परिवर्तित होते हैं। अंडाशय भी फर्टिलाइज होकर के, अंडाशय भी क्या हुआ, इसमें निषेचित होकर के अंडाशय फल में परिवर्तित हो सकता है। आगे हैं, इन तीनों का ग्रुप मिलकर के स्त्री केसर कहलाएगा, अंडक कहलाएगा, और अंडक का समूह जायांग कहलाएगा। और जायांग क्या होता है, एक प्रकार से मादा जनन अंग होता है। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इस प्रकार से पुष्प की लंबवत काट की संरचना कंप्लीट होती है। तो आप कहते हो कि जो पुष्प होता है, पुष्प क्या होता है, एक प्रकार से लैंगिक जनन अंग पार्ट होता है। पुष्प क्या होता है, लैंगिक जनन अंग पार्ट होता है, जो निषेचन जनन करने में सहायक होता है। तो अपन बात करते हैं कि पौधों में लैंगिक जनन करने के लिए क्या पाए जाते हैं, पौधों में लैंगिक जनन करने के लिए पुष्प पाए जाते हैं। पौधों में लैंगिक जनन करने के लिए क्या पाए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या पाए जाते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं। और फ्लावर को गोथे नामक साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट है गोथे नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो फ्लावर है ना, एक मॉडिफाइड सूट है। जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर है एक मॉडिफाइड सूट है, एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह का मतलब अपन ने कल समझाया था, प्ररोह एक ऐसी संरचना होती है जिस पर पत्ती के समान संरचना पाई जाती है, उस पर पत्ती के समान उस पर पर्व संधियां पाई जाती है। ऐसी जिसमें संरचना पाई जाती है, पर्व संधि नोड और इंटरनोड पाई जाती है, वो एक संरचना क्या हो सकती है, क्योंकि पुष्प में भी छोटी छोटी पर्व संधियां पाई जाती है। और वहाँ पर इस वजह से इसको क्या बोला गया है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, मॉडिफाइड सूट है। इनके अनुसार ही पुष्प में फिर क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं। पुष्प में 2 अलग अलग चक्र पाए जाते हैं, एक सहायक चक्र पाया जाएगा और एक जनन चक्र पाया जाएगा। सहायक चक्र और जनन चक्र को अपन देखते हैं आगे। पहले अपन नोट के बारे में देख लेते हैं कि पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, पादपों में लैंगिक जनन के बारे में सर्वप्रथम जेकब कैमेरियस नामक वैज्ञानिक ने बताया। जेकब कैमेरेरियस नामक वैज्ञानिक ने बताया। पादपों में लैंगिक जनन के बारे में सर्वप्रथम जेकब कैमेरेरियस नामक वैज्ञानिक ने बताया। उसके बाद पादपों में परागण का महत्व, पादपों में परागण का महत्व तथा परागण में कीटों की भूमिका, परागण में कीटों की भूमिका के बारे में सबसे पहले जोसेफ कॉलर्यूटर ने बताया। जोसेफ कॉलर्यूटर ने पादपों में परागण के बारे में और पादपों में जो परागण होता है उसमें कीटों की भूमिका के बारे में जोसेफ कॉलर्यूटर ने बताया। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जनक, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जो है क्या है, C.F. वोल्फ, या पादप भ्रूणिकी के जनक है C.F. वोल्फ। उसके बाद है भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक, इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक क्या हो जाएगा, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी,
फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी हो गया प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। क्या हो जाएगा? पादप भ्रूणिकी के जनक कौन हो जाएगा? C.F. ओल्फ। और भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक होंगे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी होंगे। और इस प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने एक बुक अपने हैंड रिटन में लिखी, उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। बुक का नाम क्या है? पंचानन माहेश्वरी की पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इस बुक को इन्होंने लिखा। पुष्प के आरेख के बाद आगे अपन देखते हैं फ्लो चार्ट। कि जो पुष्प देखा था ना, उस पुष्प में जो फ्लो चार्ट किस प्रकार से अपन बना सकते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। जो पुष्प होता है उस पर पर्व व पर्व संधि उपस्थित होती है और पर्ण के रूप में बाह्य दल और दल उपस्थित होते हैं। जो पुष्प होता है, पुष्प में दो चक्र पाए जाते हैं। एक तो सहायक चक्र पाया जाता है और दूसरा आवश्यक चक्र पाया जाता है। जो सहायक चक्र होता है, सहायक चक्र होता है वो क्या करता है? कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है, जनन अंगों की रक्षा करता है। ध्यान में रखना, जो सहायक चक्र होता है, सहायक चक्र में दो भाग पाए जाते हैं। दो चक्र पाए जाते हैं। एक तो सहायक चक्र होता है, एक आवश्यक चक्र पाया जाता है। और सहायक चक्र होता है वो कीटों को परागण के लिए आकर्षित भी करता है, साथ साथ में जननांगों की भी रक्षा करता है। जो सहायक चक्र है वो उसमें भी दो भाग पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज जिसे कैलिक्स कहा जाता है, दलपुंज जिसे कोरोला कहा जाता है। बाह्य दल सहायक चक्र का बाहरी चक्र होता है, सहायक चक्र का दूसरा चक्र दलपुंज होता है। जो बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज की जो इकाई होती है, बाह्य दलपुंज की इकाई बाह्य दल होती है। और बाह्य दल क्या होता है? सबसे बाहरी चक्र होता है, हरा रंग का होता है और साथ साथ में कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषी होता है। ध्यान में रखना, आउटर मोस्ट वर्ल होता है, ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। दलपुंज होता है वो कलरफुल होता है। दलपुंज की इकाई क्या होती है? दल होती है। और दल जो होता है वो कलरफुल होता है। कलरफुल होने के कारण क्या करता है? कीटों को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जैसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो परागण में सहायता करेगा। तो आप क्या कर सकते हो? ये परागण में भी सहायता करता है। आप यहाँ लिख सकते हो कि परागण में क्या करता है? सहायक होता है। तो दलपुंज क्या करता है? कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कीटों को अट्रैक्ट करेगा तो परागण में सहायक होगा। दूसरा कंडीशन है आवश्यक चक्र। जो आवश्यक चक्र होता है उस आवश्यक चक्र को जनन चक्र भी कहा जाता है। और ये दोनों सहायक चक्र होते हैं वो आवश्यक चक्र की सुरक्षा करने से संबंधित होता है। जो सहायक चक्र है, जो सहायक चक्र है वो आवश्यक चक्रों की सुरक्षा करने से संबंधित होते हैं। जनन चक्रों की सुरक्षा करने से संबंधित होते हैं। जो जनन चक्र होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, दो भागों में बने होते हैं, जिसमें एक तो नर भाग होता है और एक मादा भाग होता है, जिसे नर जननांग बोल सकते हो, मादा जननांग बोल सकते हो। ध्यान में रखना, जो पुमंग होता है उसको नर जननांग बोला जाता है, जो जायांग होता है उसको मादा जननांग कहा जाता है। दूसरी कंडीशन है नर जननांग या पुमंग की जो इकाई होगी वो पुंकेसर कहलाती है, जायांग की जो इकाई होगी वो स्त्री केसर कहलाती है। दूसरी कंडीशन है जो पुंकेसर होता है उसमें तीन भाग पाए जाते हैं। पहला है फिलामेंट, सेकंड है कनेक्टिव, थर्ड इज एंथर है। तो पूतंतु, योजी और पराकोष तीन मुख्य भाग होते पुंकेसर के।
ध्यान में रखना, जो परागकोश होता है वो पूतंतु का स्वतंत्र सिरा होता है जो पराग कणों के निर्माण में सहायक होता है और पराग कणों से इन फ्यूचर बाद में युग्मकों का निर्माण होता है। जो जायांग होता है, जायांग एक प्रकार से मादा जननांग होता है, मादा जननांग होता है। जो पुमंग होता जायांग होता है, जायांग की इकाई स्त्री केसर होती है, अंडक होती है और अंडक अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। जो अंडक होता है वो वर्तिका, स्त्री केसर होता है वो वर्तिका और अंडाशय 3 भागों में बटा होता है। जो स्त्री केसर होता है वर्तिका और अंडाशय 3 भागों में बटा होता है। और ध्यान में रखना, जो अंडाशय होता है वो मुख्य भाग होता है और अंडाशय में क्या प्रेजेंट होते हैं, बीजांड उपस्थित होते हैं। जो अंडाशय होता है उसमें बीजांड उपस्थित होता है और इस बीजांड के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। बाद में इस बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण कोश पाया जाता है। भ्रूण कोश के अंदर ही मादा युग्मक पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर ही इनका संलयन होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का। फिर इन फ्यूचर यहाँ पर ही युग्मनज बनता है, इन फ्यूचर यहाँ पर ही भ्रूण बनता है और बाद में इसी बीजांड से अंदर बीज का निर्माण होता है। ये सब कंडीशन अपन आगे देखते हैं। फिर तो क्या होगा, पुष्प होता है, पुष्प में भी जो भाग होते हैं उन भागों को निम्न भागों से नाम जाना जाता है। ध्यान में रखना, जो पुष्प होता है उस पुष्प में उपस्थित विभिन्न भागों को निम्न नामों से जाना जाता है। पुष्प में स्थित विभिन्न भागों को निम्न नामों से जाना जाता है। ध्यान में रखना, आपने जो पुष्प होता है पुष्प में क्या प्रेजेंट होता है, जो नर भाग होता है उसमें पुंकेसर प्रेजेंट होता है। पुंकेसर का मुख्य भाग कौन सा होता है, परागकोश होता है। परागकोश के अंदर पराग मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। पराग मात्र कोशिकाओं से क्या बनता है, परागकण बनता है। परागकण से फिर अंकुरित परागकण बनता है। ऐसा सिस्टम से देख रहे हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान में रखना, पुष्प में अपन ने देखा पुंकेसर है, पुंकेसर के अंदर परागकोश पाया जाता है। परागकोश के अंदर पराग मात्र कोशिका बनती है और पराग मात्र कोशिका में बाद में विभाजन होता है, उनसे परागकण का निर्माण होता है और बाद में परागकण अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद अंकुरित परागकण कहलाते हैं। तो इस प्रकार अपन बोल सकते हैं पुंकेसर को आप क्या बोल सकते हो, लघु बीजाणुपर्ण, मतलब ऐसी पर्ण जो लघु बीजाणु को धारण करती है। ऐसी पर्ण जो लघु बीजाणु को धारण करती है उसको लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। तो पुंकेसर क्या करता है, लघु बीजाणु को धारण करता है, लघु बीजाणु का निर्माण करता है, इसलिए इसको लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। परागकोश को अपन लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक तरह से माइक्रोस्पोर, मतलब बीजाणु का निर्माण इसके अंदर ही होता है। परागकोश के अंदर क्या होता है, बीजाणु का निर्माण होता है, इस वजह से इसको लघु बीजाणुधानी बोला है। क्योंकि ऐसी धानी जिसके अंदर लघु बीजाणु बनते हैं तो इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। स्पोरेंजियम से मतलब है कि ऐसी, स्पोरेंजियम का मतलब है कि स्पोरेंजियम मतलब जो स्पोर का निर्माण करे। स्पोरेंजियम का मीन्स है जो स्पोर का निर्माण कर सके वो स्पोरेंजियम कहलाती है। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब पराग मात्र कोशिका को आप क्या बोल सकते हो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोल सकते हो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। फिर उसके बाद परागकण को अपन क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुपर्ण, परागकण को अपन क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। तो ध्यान में रखना, लघु बीजाणुपर्ण पर लघु बीजाणुधानी बनती है। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु बनता है। बाद में इनका अंकुरण होता है, बाद में नर युग्मकोद्भिद बनता है। सिस्टमैटिक है। तो आप पुंकेसर को लघु बीजाणुपर्ण, परागकोश को लघु बीजाणुधानी, पराग मात्र कोशिका को लघु बीजाणु मात्र कोशिका, परागकण को लघु बीजाणु और अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद। इंग्लिश में और बोल देते हैं एक बार, स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है, एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन मदर सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट कहा जाता है। स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के अंदर अंडाशय पाया जाता है,
कोश के अंदर बीजांड पाया जाता है और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश पाया जाता है और भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका पाई जाती है। आप यहाँ भी बोल सकते हो गुरु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण पर गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है और गुरु बीजाणुधानी के अंदर मादा युग्मकोद्भिद बनता है और मादा युग्मकोद्भिद एक प्रकार से मादा युग्म कहलाता है। तो ध्यान में रखना, स्त्री केसर को गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है, भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है और एक सेल को अंड कोशिका को मादा युग्मकोद मतलब पिस्टिल को मेगास्पोरोफिल, ओवल को मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सेक को फीमेल गैमेट ऑफ हाइट और एक सेल को फीमेल गैमेट कहा जाता है। इस प्रकार से अपना एक तो जो पुष्प के भाग हैं उसका अपन ने अध्ययन करा और साथ साथ में पुष्प में स्थित विभिन्न भागों को किस नाम से जाना जाता है वो अपन ने देखा। आगे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट चलेगा अब आवश्यक चक्र का नर जननांग। पुष्प में नर जननांग को पुमंग कहा जाता है और जो पुमंग होता है, पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है। तो यहाँ पर पुंकेसर होता क्या है, ये पुंकेसर की संरचना होती है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पुंकेसर का पहला भाग परागकोश होता है, दूसरा भाग योजी होता है, तीसरा भाग पूतंतु होता है। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं पूतंतु, योजी और परागकोश 3 भाग होते हैं। ये पुंकेसर के 3 भाग हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो पुंकेसर है उस पुंकेसर को आप सेक्शन कटिंग काट रहे हो। ये पुंकेसर है, इस पुंकेसर को आप क्या काट रहे हो, टीएस काट रहे हो। क्या कर रहे हो, टीएस कर रहे हो। टीएस का मतलब है ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। अब इस पुंकेसर का आप पुंकेसर का जो परागकोश है, इस पुंकेसर का जो परागकोश है, इस परागकोश का आप क्या काटोगे, अनुप्रस्थ काट काटोगे। पुंकेसर का क्या करोगे, अनुप्रस्थ काट काटोगे। अनुप्रस्थ काट काटने पर क्या होगा भैया, ये पुंकेसर है, आपने इस पुंकेसर को जैसे काटा तो काटने पर आपको क्या संरचनाएं नजर आई, ये अपन ने काटा, काटने के बाद ध्यान में रखना ये वाली संरचनाएं आपको नजर आई। जैसे अपन ने पुंकेसर को काटा, काटने पर आपको इस प्रकार की नजर आए। नजर आने पर आप कह सकते हो कि इसमें 2 पार्ट नजर आए। पुंकेसर में 2 पालियां पाई जाती है, एक पाली तो ये वाली हो जाएगी और दूसरी पाली हो जाएगी। तो पुंकेसर में 2 पराग पालियां पाई जाती है। जो पराग पुंकेसर का जो पराग कोश होता है, पुंकेसर का जो पराग कोश होता है, जो एंथर होता है, उस एंथर में 2 एंथर लोब पाए जाते हैं। क्या होता है, पुंकेसर का जो पराग कोश है, उस पराग कोश में 2 पराग पालियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 2 पराग पालियां पाई जाती हैं। एक पराग पाली तो ये वाली होगी और दूसरी पराग पाली होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और प्रत्येक पराग पाली में ध्यान में रखना, एक पराग पाली यह है तो इस एक पराग पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। एक पराग पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। तो इस प्रकार 2 पराग पालियों में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी। इस प्रकार से आप कह सकते हो, जब एक ही परागकोश के अंदर कितनी पराग पालियां पाई जाती हो, 2 पराग पालियां पाई जाती हो, तो 2 पराग पालियां पाई जाती है। तो ऐसे परागकोश में, ऐसी पराग पालियों में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाएगी। और इन 4 माइक्रोस्पोरियम जिस परागकोश में पाई जाएगी उसको टेट्रास्पोरेंजियट कहा जाता है। जिस
जिस पराग कोश में 2 परागपालियां पाई जाती है, ऐसे परागपालियों में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी। और जिनमें 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, ऐसे परागकोश को आप क्या कह सकते हो, टेट्रा स्पोरेंजिएट अवस्था कहा जाता है। टेट्रा स्पोरेंजिएट कहा जाता है। और 2 पालित, या आप कह सकते हो जिस परागकोश में 2 परागपालियां पाई जाती है तो उसको द्विपालित अवस्था भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? द्विपालित अवस्था बोला जाता है। डायथीकस कंडीशन कहा जाता है। आया समझ में? तो आपके पास जो परागकोश दे रखा है उसमें 2 परागपालियां हैं। 2 परागपालियों में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, इसलिए इसको टेट्रा स्पोरेंजियम कहा जाता है। जो लघु बीजाणुधानी है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है, परागकोष्ठ भी कहा जाता है, परागधानी भी कहा जाता है, परागपुट भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन चेम्बर, पोलन स्पोरेंजियम, पोलन से कितने नामों से जाना जा सकता है। तो अभी अपन ने देखा कि जब एक ही परागकोश के अंदर 2 परागपालियां पाई जाती है तो उसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी। और 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी तो ऐसी कंडीशन को अपन टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। तो क्या हुआ, एक परागकोश के अंदर 2 परागपाली हैं, 2 एंथर लोब हैं। तो इस अवस्था को अपन ने बोल दिया द्विपालित परागकोश। और इस द्विपालित परागकोश के अंदर या जो 2 परागपाली हैं उसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाएगी। भाई डाउट हो तो कमेंट में आप लिख करके भेज सकते हो। लेकिन जब एक परागकोश में एक एंथर में एक परागपाली हो, क्या हो, एक परागपाली हो, एक परागपाली हो, तो उस कंडीशन को आप कह सकते हो एक पालित परागकोश। क्या बोल सकते हो, एक पालित परागकोश बोल सकते हो, मोनोथीकस बोल सकते हो। ऐसे जो परागकोश होंगे जिनमें एक परागपाली होगी उनमें 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी। कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी? 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाएगी। कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाएगी? 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को आप क्या कह सकते हो, बाइस्पोरेंजिएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइस्पोरेंजिएट कहा जाता है। ऐसी कंडीशन आप समझ सकते हो। तो आगे अपन देखते हैं जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर में 3 भाग पाए जाते हैं। क्योंकि आप कहते हो कि जो एंजियोस्पर्म पादप हैं, आवर्तबीजी जो पादप हैं, उनके पुष्प में पाए जाने वाले नर जननांग को पुंमंग कहा जाता है और इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर को लघु बीजाणुपर्ण कहा जाता है और प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला पुतंतु, दूसरा योजी और तीसरा क्या कहलाता है भैया, परागकोश कहा जाता है। जो पुतंतु होता है वो एक डंठल नुमा संरचना होती है, डंठल नुमा तंतुनुमा संरचना होती है जो पुष्पासन से परागकोश को जोड़ने का कार्य करता है। आप कह सकते हैं एक लंबा पतला तंतु होता है जो परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करता है, इल्ले डुल्ले में सहायता करता है।
उसके बाद योजी, दो पराग कोश, जो पराग पालियां होती है, एक पराग कोश के अंदर जो पराग पालियां होती है उनको आपस में जोड़ने का काम करता है और साथ साथ में पूतंतु से भी जोड़ने का काम करता है। और साथ साथ में एक संवहन युक्त संरचना होती है, सप्लाई, वाटर सप्लाई, भोजन सप्लाई से संबंधित काम करती है, एक संवहन पूल युक्त संरचना होती है। और साथ साथ में जो परागकोश तथा पूतंतु को एक दूसरे से जोड़े रखती है। लास्ट पॉइंट आता तीसरा, परागकोश। परागकोश जो होता है, क्या होता है, जो तंतु होता है उस तंतु के स्वतंत्र सिरे पर, जो तंतु होता है उस तंतु के स्वतंत्र सिरे पर बीजाणु युक्त संरचना पाई जाती है जिसे परागकोश कहा जाता है। और जो पुंकेसर होता है, ये पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर का जो मुख्य भाग होता है वो परागकोश होता है और इस परागकोश के अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है। एक परागकोश में अपन ने परागकोश की संरचना देखी, उस परागकोश की जो संरचना में एक परागकोश होता है, उस एक परागकोश में, ये एक परागकोश होता है, इस परागकोश में दो पराग पालियां होती है और इन दो पराग पालियों में क्या, कितने, दो पराग पालियां होती है और प्रत्येक पाली में क्या पाए जाते हैं, दो चेंबर पाए जाते हैं। प्रत्येक पाली में क्या पाए जाते हैं, दो चेंबर पाए जाते हैं। इस कंडीशन को ध्यान में रखना, ऐसा परागकोश जिसमें दो पराग पालियां पाई जाएगी उस अवस्था को द्विपालित अवस्था कहा जाता है, द्विपालित परागकोश कहा जाता है। और प्रत्येक पाली में कितने चेंबर पाए जाएंगे, दो चेंबर पाए जाएंगे, तो ऐसी अवस्था को द्विकोष्ठी अवस्था कहा जाता है, डायथिकस कहा जाता है। और प्रत्येक कोष्ठ में दो, प्रत्येक कोष्ठ में, प्रत्येक जो कोष्ठ है, जो चेंबर है, उनमें दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। एक जो एक प्रकोष्ठ है, उस एक प्रकोष्ठ में कितने लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। तो अतः कह सकते हैं कि एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, इसलिए इसको चतुष्क लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। लेकिन कंडीशन क्या हो, परागकोश हो लेकिन उसमें क्या हो, एक ही पराग पाली हो, और एक पराग पाली होगा तो वहाँ एक कोष्ठीय होगा, मतलब एक पराग पाली अवस्था को एक पालित अवस्था कहा जा सकता है, इसको यूनि चेंबर अवस्था कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, एक चेंबर के अंदर क्या होता है, या एक परागकोश के अंदर क्या होता है, दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। एक परागकोश के अंदर दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, इसलिए इसको द्वि लघु बीजाणुधानी या बाइस्पोरेंजिएट अवस्था कहा जाता है। अभी शॉर्टकट में देखा, शॉर्टकट के बाद अपन देखते हैं कि प्रत्येक परागकोश में कितनी पालियां पाई जाती है, दो पराग पालियां पाई जाती है। परागकोश की प्रत्येक पाली में कितने चेंबर पाए जाते हैं, दो चेंबर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। ठीक है, अतः एक प्रारूपिक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी, 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी। इससे अपन बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट, और इस अवस्था को द्विपालित। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे दो पराग पालियां पाई जाती है तो इस अवस्था को द्विपालित अवस्था कहते हैं, वहां पर भी ऐसी कंडीशन बोल सकते हो। एग्जाम्पल अपन ने बोल सकते हो इसमें, क्रूसीफेरी कुल के सदस्य सरसों, कैप्सुला, वर्सा पेस्टोरिस, सोलेनेसी कुल के सदस्य धतूरा, बैंगन आदि में परागकोश द्विपालित अवस्था में पाया जाता है, द्विकोष्ठीय होता है। मालवेसी जो कुल होता है उसके पौधों में, जैसे गुड़हल में, भिंडी में, कपास में आदि के परागकोश में एक ही पराग पाली पाई जाती है, इसलिए इसे एक पालित अवस्था कह सकते हैं, जिसमें दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। जिसमें कितने लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, तो जिसे अपन बाइस्पोरेंजिएट कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाइस्पोरेंजिएट या द्वि लघु बीजाणुधानी कहते हैं।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर करिए और साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को मैसेज पहुंचाइए और साथ साथ में इसमें कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम होती है क्वेरी उसको भेजिए और साथ साथ में इसको सब्सक्राइब कीजिए जो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके और बेल आइकन दबाइए।